नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना कर्फ्यू और कामयाबी और मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। उत्तराखंड में महामारी की मार से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। वहीं कल से कोविड कर्फ्यू भी सरकार ने लगा दिया है, लेकिन क्या सरकार को फैसला लेने में देर नहीं हो गई? क्या कोविड कर्फ्यू से चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो पाएंगी और क्या तीसरी लहर के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप है? जल्दी करो सर, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें नहीं है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस भले ही कुछ कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। वहीं सरकार ने कल से पूरे राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि आखिर क्यों पिछली लहर से सबक लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया गया? आखिर क्यों पहाड़ में व्यवस्था पटरी से उतरी हुई लग रही है? वहीं इन सब के बीच एक सवाल भी खूब सियासी फिजाओं में तैर रहा है। अब सरकार के मंत्री भी ये मान रहे हैं कि महामारी के दौर में सभी मंत्री बिजी हैं। ऐसे में एक अलग स्वास्थ्य मंत्री की दरकार उत्तराखंड को है, लेकिन ना जाने क्यों ना तो त्रिवेंद्र सरकार में अलग स्वास्थ्य मंत्री था और ना तीरथ सरकार में कोई अलग स्वास्थ्य मंत्री है। वहीं सवाल यह भी है कि दूसरी लहर से कराह रहे उत्तराखंड को सरकार तीसरी लहर से कैसे बचाएगी? और सबसे बड़ा सवाल पहाड़ के सरकारी अस्पतालों का है, जहां सुविधाएं शून्य हैं और जनता बेहद परेशान है। मामलों में भले ही थोड़ी राहत लग रही हो, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं, ऐसे में सवाल कई बरकरार हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा, कब मिलेगा, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। मैं आपको बता दें, 11 मई से लेकर 18 मई तक लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर 10 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहने की इजाज़त दी गई है। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं 13 मई को राशन की दुकान खुलने की बात सामने आ रही है। आज के बाद 13 मई को सीधे राशन की दुकान खुलेगी, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी देखी गई, बाजारों का लोग रुख करने लगे। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त कर पाने में सरकार अभी तक कामयाबी हासिल कर पाई है क्या? क्या जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उन पर कितने काम कर लिए गए हैं और कितना काम अभी बाकी है? क्योंकि पहाड़ों पर हालात जिस तरह के हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। प्रतिमा सिंह कांग्रेस नेता और प्रभाकर उनियाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रभाकर जी, आपसे सवाल, आखिर क्यों पहाड़ों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं? क्यों वहां की जनता को तमाम बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम रहना पड़ रहा है, वो भी ऐसे पैंडेमिक में? देखिए, ये प्रश्न बहुत पुराना है। ये आज की स्थिति नहीं है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। बहुत लंबे समय प्रश्न पुराना हो सकता है प्रभाकर जी, लेकिन हालात तो जस के तस बने हुए हैं। तभी भी तो जब आपको ये पता है कि प्रश्न पुराना हो चुका है, तभी हालात पर काबू पा लिया गया होता। मैं वही आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये अचानक उत्पन्न हुई परिस्थिति नहीं है कि पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। पहाड़ की जो संरचना है, आप बहुत पहले से ये है, डॉक्टर्स वहां पर जाते नहीं, कर्मचारी वहां पर जाते नहीं, अस्पतालों में अध्यापक के न होने की बहुत सारी शिकायतें, ये यहाँ जो इसीलिए अलग राज्य की रचना हुई, ये सब बातें नहीं थी।
और सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अभी सारा का सारा ध्यान इस कोरोना से लड़ने में है। और पहाड़ों पर कोरोना नहीं है क्या? कोरोना से लोगों की मृत्यु न हो, सारा ध्यान इस पर है। इसीलिए लॉकडाउन लगाया है। इसीलिए जो सारी और जो हो गया है, जिनको हो गया उनको पूरी चिकित्सा मिले, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड, सब चीजें उनको उपलब्ध हों, लोग स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, नए लोगों तक कोरोना न फैले, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसीलिए टीकाकरण है, इसीलिए लॉकडाउन की व्यवस्था है। सारे सरकार के जो प्रयास हैं सारे इसी ओर हैं। इस समय ये कि इतने वर्षों तक क्यों नहीं हुआ, पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई, इस प्रश्न के बजाय जो व्यवस्था इसमें बनाई जानी चाहिए वो बनाई जा रही है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी व्यक्ति का प्राण इस कोरोना के कारण न जाए। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। हर एक विधायक को 2 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त कर दी गई है। पहाड़ों पर डॉक्टर भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य में नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती कर दी गई है। सब प्रकार से बाहर से ऑक्सीजन मंगा लिया गया है, दवाइयाँ मंगा ली गई है और वैक्सीन मंगा ली गई है। सब प्रकार की जो व्यवस्थाएं इस चुनौती से निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चुनौती का आकार निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हो उसके मुकाबले छोटी ही दिखाई देंगी, कम ही दिखाई देंगी। इसलिए लोगों को शिकायत हो सकती है, जो स्वाभाविक है। लेकिन लोगों की शिकायत को दूर करना तो सरकार का ही फर्ज है, सरकार की ही जिम्मेदारी है, वही कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि अनुपात में, जिस अनुपात में चुनौती है उस अनुपात में पूरी 100% सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जिसमें कठिनाई आती है इसलिए थोड़ा बहुत कमी रह सकती है। प्रभाकर जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी आप लोग यही कह रहे हैं कि सुविधाएं हो जाएंगी। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। इसके बाद भी अगर आप इस तरीके के जवाब देंगे कि बेहतर हो जाएंगे, तो फिर क्या जनता समझे, क्या जनता के बीच मैसेज जा रहा है, ये जनता को बेहद अच्छे से पता है। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास लौटूंगी मैं लगातार। जी, पर थी और वो उतरी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है प्रभाकर जी, लौटूंगी मैं। प्रतिमा जी से कमेंट लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रतिमा जी, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मरीज मर रहे हैं, संक्रमित मिल रहे हैं और लोग परेशानियों को लेकर, शिकायतों को लेकर लगातार आ रहे हैं सामने। सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। मैंने यही कहा कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है जितना हो। लेकिन देरी हो रही है ना, आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि देरी हो रही है। जो व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं अब हो रही हैं, ना कि हो गई हैं। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास आऊंगी मैं। प्रतिमा जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। प्रतिमा जी, साधन संपन्न देश, बड़े बड़े जिनके पास सुविधाएं हैं, वहाँ पर भी वो भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे। हम आपकी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े संसाधनों पर क्यों जा रहे हैं? पहले अपनी परेशानियों को तो हम देख ले, दूसरे की परेशानियों को हम बाद में देखेंगे। अभी वो वक्त है कि पहले अपनी परेशानी को देख लिया जाए, समझ लिया जाए और उससे सबक ले लिया जाए। प्रभाकर जी, आऊंगी आपके पास में। प्रतिमा जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अस्पतालों में बेड इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाते और ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू रूप से हो जाती, तो जो उत्तराखंड में हम मृत्यु का तांडव देख रहे हैं, आपको भी पता होगा जिस तरीके से शमशान घाटों तक में टोकन की व्यवस्था कर दी गई है, तो ये ना देखने को मिलता। तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी बातें ना करके जो समस्या है उसके समाधान पे अगर हम ध्यान देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और इसका मुख्यतः कारण ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी है। जब आप कुंभ करा रहे थे और आपको पता था कि कुंभ की शुरुआत से ही पहले सेकेंड स्ट्रेन के केसेस पूरे भारत में आने लगे थे, कुंभ तो आपने अपनी हठधर्मिता के कारण बंद नहीं किया और आज इसकी वजह से हम भुगतान भुगत रहे हैं। तो मेरा सिर्फ स्पष्ट ये मानना है कि अगर जब हम कुंभ करा रहे थे हमें पता था कि ये स्थिति जो भयावह है वो होने वाली है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कह दिया था जो कुंभ है वो सुपर स्प्रेडर बनेगा। क्या उस वक्त हमारा ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने में नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि हमें ये पता था कि ये अब मैदानी क्षेत्रों में सिमट के नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति कुंभ नहाने आ रहा है वो पहाड़ों पर भी चढ़ के जा रहा है। तो इस बार हमने जो है कोरोना की जो चपेट है वो पहाड़ों पर भी दे दी। तो क्या उस वक्त हमको जो है अपने पहाड़ों के जो अस्पताल है अगर व्यवस्था थी तो उसको दुरुस्त करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कोई व्यवस्था नहीं थी तो उस व्यवस्था को बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। बट प्रॉब्लम तो देखिए ये है पूजा जी कि
हमारे पास आज 4.5 साल पूर्ण होने वाले हैं और इतनी भयावह स्थिति है कोरोना महामारी की, लेकिन एक भी, जैसा आपने खुद बोला, हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है। और जो खुद सीएम है उनके पास इतने सारे जो है ऑलरेडी प्रभार है कि शायद उनका ध्यान हेल्थ मिनिस्ट्री पे और जो स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे जाता ही नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि मिरर नाउ एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज चैनल है, उसने एक सर्वे किया था। मैं ये डेटा बिना उसको कोट करके देना चाहती थी, बच्चे प्रभाकर जी सवाल उठाते हैं इसलिए मुझे उसे कोट करना पड़ रहा है। मिरर नाउ ने एक सर्वे किया, सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर साहब ने इस खूब सारे खाली बेडों की बात की, ऑक्सीजन पर्याप्त है बात की, मेडिसिन क्या बोलते हैं मेडिसिन अवेलेबल है इसकी बात की, और उन्होंने विथिन 1 आवर जितने 8 बड़े अस्पताल हैं उन अस्पतालों में कॉल करके और जाके वहां का जायजा लिया तो वहां पे पाया कि ना वहां पे बेड अवेलेबल है। आप ऑक्सीजन इनेबल्ड बेड तो छोड़ दीजिए, वहां पे सिर्फ नॉर्मल बेड भी अवेलेबल नहीं थे, तो आप ऑक्सीजन की क्या बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये है, देखिए सच्चाई धरातल पे बोलने के लिए। तो आज भी आप समझिए, जब हाईकोर्ट ने, आपको याद होगा, कहा सरकार को कि हर दिन का डेटा आप वेबसाइट पे डालिए, कितने बेड कहाँ अवेलेबल है क्या नहीं है, सरकार ने उसके एक दिन पहले डेटा डाला था, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का ये स्टेटमेंट आया, मैं एकदम करेक्ट हूँ इस बात पे, सरकार ने वो डेटा वेबसाइट से हटा लिया। वो डेटा हटाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में सेम स्थिति में सरकार थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेबसाइट से डेटा उठाया और कॉल करनी शुरू कर दी, सारे डेटा फर्जी निकले। और विथिन 24 आवर्स उत्तराखंड सरकार ने अपने हेल्थ जो मिनिस्ट्री है इनकी, जिस पोर्टल के माध्यम से आप जो है मरीजों को सुविधाएं देने का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे डेटा गायब हो गया। और आज भी वहाँ पे जो डेटा पड़ा है वो भी एक्यूरेट नहीं है। अगर आपके पास 700 से ज्यादा बेड अवेलेबल है तो मुझे एक बात बता दीजिए, लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं। अभी रोज हम न्यूज सुनते हैं कि एक बेटा अपने बाप को लेकर के चला, उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, रास्ते में दम तोड़ दिया, कोई ऑटो में बैठकर ऑक्सीजन किसी तरीके से अरेंज करके ब्लैक में सिलेंडर ले लेकर के अपने परिजनों को ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये सारी बातें आज भी हमें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और रही बात लॉकडाउन और कर्फ्यू की, तो ये मेरा मानना था, विपक्ष में बैठे लोगों का ये मानना था कि जिस दिन कोरोना खत्म हुआ था पूजा जी, उसी दिन, क्योंकि आप समझिए ये जो कर्फ्यू लगा था, जो पिछले 10 दिन से 12 दिन से आप देख रही हैं, क्या इस कर्फ्यू में एसेंशियल जो चीजें थी, सब्जी और राशन के अलावा और तो सारी दुकानें बंद थी, तो लोगों का, व्यापारियों का नुकसान तो हो ही रहा था। तो क्यों नहीं कुंभ के खत्म होते पर ही आपने 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन 2 दिन एडवांस में 2 दिन लोगों को जागरूक करने के बाद क्यों नहीं लगा दिया कि आपके पास 2 दिन है भाई, हम ये दुकानें खोल रहे हैं, ऑल्टरनेट में आप सामान रख लीजिए, हम 15 दिन का लॉकडाउन लगाते हैं, तो शायद हम आज की स्थिति में। लेकिन प्रतिमा जी, तभी भी तो भयावह स्थिति हो सकती थी। 15 दिन का लॉकडाउन लगाते, इससे पहले जनता बाजारों में पहुंच जाती, भारी भीड़, वो भी तो एक कोरोना का सेंटर हो सकता था। तभी मैंने कहा कि एक टाइम शेड्यूल के साथ इस एरिया में कितने बजे से कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, इस एरिया में कितने बजे से कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी। देखिए, ये प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत काम होता है। बस दिक्कत हमारे साथ ये हो गई कि 4 साल बाद, 4.25 साल बाद हमारा मुख्यमंत्री बदल जाता है, तो चेहरे तो बदल गए लेकिन नीति और नीयत तो वही रह गई। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो पूरी दुनिया के आज की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के समक्ष है कि आपके अंदर दूरदर्शिता की कमी है। आप आने वाली जो स्थितियां हैं उनको भाप नहीं पाते, और अगर भाप भी लेते हैं तो आप उनको जो है हठ धर्मिता के चलते ना किसी से संवाद करते हैं, ना सामंजस्य स्थापित करते हैं, और फिर यही हाल होता है कि आज हम जो भुगत रहे हैं अपने प्रदेश में, कि हमारी देवभूमि में लोग सांसों के लिए तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। समझिए, जिस देश में हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, उस देश में लोग, उस प्रदेश के लोग किस तरीके से मर रहे हैं, और वो भी तब जबकि हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है कि हम दूसरे प्रदेशों को भी दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके पास इतनी ऑक्सीजन है कि आप दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं, तो हमारे खुद के लोग क्यों मर रहे हैं, या उनके जान की कीमत नहीं है आपके मन में?
प्रभाकर जी, गाय बगाए जब ये सवाल उठने लगते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अलग होना चाहिए था, जिससे कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उनसे जवाब मांग सकते थे। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग का होना इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी बांटनी चाहिए थी? जो चीजें अब धीरे धीरे शुरू की गई हैं, ये पहले से ही सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कर दी जानी चाहिए थी, जिससे आज जो प्रदेश के हालात हो गए हैं उससे राहत मिलती। 10वां ऐसा राज्य बन गया है जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। अब आप बताइए, कहां टेस्टिंग हो रही है, कहां ट्रेसिंग हो रही है, कहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है? जब अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मरीजों को के लिए तमाम सुविधाएं नहीं है, फिर ऐसे में इलाज हो तो कैसे हो? देखिए, बहुत लंबी सूची हमारे सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस की उन्होंने गिना दी। सारा ठेकड़ा कुंभ के सिर छोड़ दिया। अगर कुंभ ना होता तो देखिए, कुंभ की किरकिरी तो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया में कुंभ की वजह से किरकिरी हुई है देश की। ये उन्होंने बिल्कुल ऐसा, अब वो दिल्ली में कोई कुंभ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में कोई कुंभ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में कोई कुंभ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि फिलहाल बात तो उत्तराखंड की कर रहे हैं ना। उत्तराखंड में जब कुंभ हुआ तो क्या वहाँ पर दिल्ली से, महाराष्ट्र से या फिर दूसरे राज्यों से लोग नहीं आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए? प्रभाकर जी, इसलिए सारा ठिकड़ा उस पर कुंभ पर फोड़ दो। ये जो नीति है, ये कोई ये नहीं कह रहा है कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला है, लेकिन उन वजहों को क्यों बढ़ाया जा रहा है जो कोरोना का विस्फोट करा सकते हैं? 70 साल में हर अस्पताल के साथ ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए था। 70 साल में इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? हर अस्पताल के साथ 70 साल पहले ऐसे पेंडेमिक था क्या? 70 साल पहले प्रभाकर जी कोरोना महामारी थी। हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम रही है और अभी भी है। समय नहीं है, राजनीति करने का समय नहीं है, चुनाव कीजिए, दोषारोपण करने का राजनीति। प्रतिमा जी लौट रही हूँ आपके पास, प्रतिमा जी आ रही हूँ जी। खूब खुल के बोलिए, खूब गला चिल्लाकर बोलिए, कोई किसी को नहीं रोकने वाला। इस समय सब मिलकर के कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़े, उसमें साथ दें। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो विपक्ष जो पहले मना करता था, जो सवाल उठा रहा था लॉकडाउन पर, वो खुद कह रहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए, हम आपके समर्थन में हैं। रोज की रोज कमाना है, रोज खाना है, उनकी क्या चिंता होगी? उनके बारे में जब पहले लगाया गया था लॉकडाउन तब नहीं सोचा गया था प्रभाकर जी? एक पक्षीय चिंता नहीं होती। दूसरी बात है, हमारी जो सम्मानित संचालित प्रतिमा जी जो प्रश्न किया है मुझसे, मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं बिल्कुल कोई भी नहीं कहेगा कि सारी व्यवस्थाएं क्या क्यों बंद है। इसलिए नहीं कहने वाला हूँ कि जिनके पास जो साधन संपन्न सब प्रकार से श्रेष्ठ देश है, जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क हैं, कनाडा जैसे देश में, बहुत सारे देशों में, उनमें भी क्योंकि ये महामारी जो है। प्रभाकर जी, ना मैं कनाडा की बात कर रही हूँ, ना मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनता त्राही त्राही कर रही है, सांस के लिए जंग लड़ रही है। मत इस्तेमाल कीजिए। स्थिति में सुधार हुआ है, स्थिति में सुधार हुआ है, ये ठीक सुधार ये हुआ है कि कोरोना मरीजों को कोरोना किट तक नहीं मिल पा रहा है, ये सुधार हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं 132 एम्बुलेंस जिसको खुद मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी, हरी झंडी दिखाई थी, वो कहाँ है? क्यों नहीं धरातल तक पहुंच पा रही है? क्यों सिर्फ 13 जिलों में? जब ये हालात हैं तो फिर क्या समझा जाए, कैसे प्रदेश का उत्थान होगा? देखिए, स्थिति में सुधार हो रहा है, स्थिति में सुधार हो रहा है। ये जो आंकड़े हैं वो ठीक है, मैं आपको ताजा हालात बता देती हूँ। वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हुई प्रभाकर जी, वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हुई तीसरे चरण की। हरिद्वार में जरा देख के आइए वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए। पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई वहाँ पर? होता है जब वैक्सीन पर सवाल उठाए जाते हैं, जब राजनीतिक नेता घोषणा करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये वैक्सीन भाजपा की है, ये वैक्सीन नकली है। क्या हमने वो सवाल नहीं उठाया प्रभाकर जी? क्या हमने तब सवाल नहीं उठाए, या हमने तब विपक्ष से नहीं पूछा कि क्यों वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? केवल 48% लोगों ने
ऑक्सीजन लगाई है, सेकंड डोज केवल 17% लोगों ने लगाई है। आखिरकार क्यों हुआ ऐसा? अगर कोई उनको प्रेरित, उनको हतोत्साहित किया गया। अब जब महामारी फैल रही है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आए हैं, तब ये हालात है कि वैक्सीन की कमी हो रही है। प्रभाकर जी, वैक्सीन है ही नहीं। ठीक है, गड़बड़ होती है। ये राजनीति छोड़ करके लोग सकारात्मक रूप से विचार करें तो चीजें ठीक हो। पहले तो लॉकडाउन का विरोध, अब करें लॉकडाउन लगाओ। कितना जो चेहरा, कई चेहरे यहाँ पर विपक्ष ने दिखाए हैं। ठीक है, आ रही हूँ प्रतिमा जी। इसलिए ये इसमें ये बात लड़ने की नहीं है, और अभी भी विपक्ष वही काम कर रहा है, बजाय साथ देने के, सहयोग देने के, इस राय को संयुक्त रूप से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा जी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है प्रभाकर जी, बिल्कुल। देखिए, ठीक है, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी पूजा जी, तो उस सर्वदलीय बैठक में हमारे जो नेता हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपका समर्थन। प्रभाकर जी लौट रही हूँ मैं आपका जवाब लूंगी। प्रतिमा जी का जवाब पूरा होना दीजिए जी। और हमने समर्थन किया भी। और रही बात 2 करोड़ विधायक निधि से खर्च करने की, तो हमारे खुद के प्रदेश अध्यक्ष ने पहल दिखाई और उन्होंने 21 लाख रुपए का अब तक जो अरेंजमेंट है वो अपने किसान आंदोलन कहाँ से आ गया बीच में? प्रभाकर जी आपके पास लौटूंगी मैं चाहूंगी कि प्लीज कोरोना पर रहे, कोरोना से हालात बदतर हो चुके हैं। किसान आंदोलन पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। प्रतिमा जी जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद आऊंगी प्रभाकर जी आपके पास। कल प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस से 20 एम्बुलेंसेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रन करेंगी, मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाएंगी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल है, उसका उद्घाटन किया है। और हम आपसे कह रहे हैं हम आपके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम आपके समर्थन में उस हद तक खड़े रहेंगे कि आप जो है जन विरोधी नीतियां अपनाते रहे, जनता के जो हित के विरुद्ध काम करते रहे, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न करा पाए, और उसके बाद भी हम शांत रहे, आवाज न उठाएं, हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, प्रभाकर जी देखिए, प्रतिमा जी ने बड़ी शांति से आपकी बातें सुनी है। मैं चाहूंगी पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए प्लीज। देखिए चर्चा की मर्यादा को प्लीज बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे जी। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ जी। आपने कहा कि इनके नेता हमेशा लॉकडाउन का विरोध करते थे, आप कह रहे लगा दो। अब आप समझिए, आपने कब हमारे नेताओं की देखो बात मानी? आपने अगर हमारे नेता की बात मानी होगी तो हम पहली लहर से ही चपेट में ना आते। अरे पहले आपकी पार्टी तो आपके नेता की बात मानते, आपकी पार्टी तो आपके नेता को समझ ली। कई लोग विरोध में चल रहे हैं, देश में मीडिया में हो गया, जिन राज्यों में थे वहाँ मीडिया में हो गया। आपके नेता की प्रभाकर जी आप नेता की बात कर रहे हैं, जब मंत्री आप ही की सरकार में जब मंत्री सवाल उठा रहे हैं सरकार के कामों पर, तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप? जब खुद ये मंत्री आपकी सरकार में मंत्री ये कहने लगे कि स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि स्थिति क्या हो चुकी है। खंडन कर दिया कि मैंने ये सब नहीं कहा, जो ये आ रहा है जो मीडिया में। इतनी बुरी ना होती। आज देश में 4 लाख से ज्यादा के केसेस पर दिन आ रहे हैं। आप समझिए 4000 से ज्यादा मौतें हो रही है, तो आप ये ना कहिए। आपने हमेशा विपक्ष के पिछले 6.5 सालों का इतिहास रहा है ये कि विपक्ष के नेताओं के कोई भी सुझाव आपने नहीं लिए हैं गंभीरता से। धर्मी नेता लोग, प्रतिमा जी वो कह रहे हैं कि सहयोग मांग रहे हैं। पुरानी बातें जो उड़ोड़ करके बार बार जो है ये आस्था को में खड़ा करने के लिए पर ध्यान दीजिए। बार बार कुंभ को दोष देना, बार बार कुंभ को दोष देना, ये कोई कुंभ को दोष नहीं दे रहा है प्रभाकर जी। देखिए कोई कुंभ को दोष नहीं दे रहा है, कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन कुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कुंभ को समय से पहले सांकेतिक करने के लिए अपील की। क्या हो पाया? साधु संतों की नाराजगी दूर कर पाए क्या? इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसकी कोई सराहना नहीं, लेकिन कुंभ को दोष देना, कुंभ नहीं होता। इतनी संख्या में साधु संत संक्रमित हुए और आप कह रहे हैं कि सांकेतिक हुआ था। ऐसी बात नहीं। उन साधु संतों को भी आपने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ये है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। साधु संतों ने बाकायदा कहा है कि प्रधानमंत्री जी का निवेदन हमने स्वीकार किया, इसको सांकेतिक कर दिया। लेकिन व्यवस्थाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए थी कि खुद प्रधानमंत्री को आकर अपील ना करनी पड़ती कि आप कुंभ को सांकेतिक कीजिए। जब प्रधानमंत्री को लगा कि वाकई में व्यवस्थाएं सही नहीं है, उसके बाद प्रधानमंत्री आगे आए हैं। क्या आपकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कुंभ साधु संतों का विषय था, साधु संतों को
साधु संतों का विषय था, तो क्या किसी की भी जान खतरे में डाल देंगे? प्रभाकर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या किसी की भी जान खतरे में डाल देंगे? साधु संतों ने ये कहा था कि किसी की जान खतरे में डालकर कुंभ का आयोजन कीजिए। क्या कुंभ 2022 में नहीं होना था? कुंभ को 1 साल आपने प्रीपोन करवा दिया था। देखिए प्रतिमा जी देखिए, आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 11 साल बाद कुछ ग्रह नक्षत्र साधु संतों ने किस तरीके से उसका आयोजन जहाँ पर हुआ है कुंभ का, ये ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कुंभ का आयोजन 11 साल बाद किया गया। सवाल इस बात का है कि जब कुंभ का आयोजन किया गया तो व्यवस्थाएं सही क्यों नहीं थी? वर्ष पुरानी है, पुरानी परंपरा है। सिंह राशि में बृहस्पति आएगा तो नहीं, तो वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए क्या लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं प्रभाकर जी? परंपरा का निर्वहन हर कोई करना चाहता है, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ। नहीं, तो 1 साल पहले कुंभ पर आपत्ति करने का अधिकार है कांग्रेस को। मैंने उनको रोका, मैंने उनको नहीं टोका। क्या मैंने उनको नहीं टोका? प्रभाकर जी, क्या मैंने प्रतिमा जी को नहीं टोका? आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल है कि कुंभ का आयोजन हुआ तो वो व्यवस्थाओं के साथ होना चाहिए था। हमारे पंचांग तय भी करेंगे कुंभ कब होगा, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तय करेगा, तो वैदिक से तय होगा कुंभ कब होगा। देखिए, कुंभ के आयोजन पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो आपको जवाब देना होगा। आपकी जिम्मेदारी। उनको मैंने टोका या नहीं टोका प्रभाकर जी, ये बताइए। प्रभाकर जी, क्या मैंने प्रतिमा जी को नहीं टोका कि आस्था पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? सवाल इस बात का नहीं है कि आस्था किसके साथ खिलवाड़ किया जाए, सवाल इस बात का है कि व्यवस्थाओं के साथ किस तरह से ऐसी चीजें हो रही हैं। जाएगा तो मत उठाओ ना वो सवाल। मैं कब कर रहा हूँ? आपने सवाल उठाया कि 2022 में होना था, आपने 21 में क्यों? यानी कि व्यवस्थाएं भी नहीं होंगी, सवाल भी नहीं उठे। आप ये चाहते हैं कि जनता इसी तरीके से मरती रहे और सवाल भी न उठाया जाए? व्यवस्थाएं थी कुंभ के लिए, उस समय कुंभ के लिए इस तरह की व्यवस्था थी कि खुद प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ रहा है। इस प्रकार का कोई कल्पना किसी को नहीं थी देश में, विद्वानों को नहीं थी, डॉक्टर्स को नहीं थी, साइंटिस्ट को नहीं थी। बिल्कुल, डॉक्टर्स वो चेतावनी लगातार दे रहे थे। डॉक्टर्स को हमारे 1 मिनट पूजा की मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। डॉक्टर्स को आप हमारे ब्लेम मत करिए। आप सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो हेल्थ स्पेशलाइज कमेटी है, उसने खुद आप अप्रैल और मई में ये कह दिया था कि सॉरी नवंबर और दिसंबर में ये कह दिया था कि ये बताइए महाराष्ट्र में क्यों नहीं कदम उठाया? बस आप महाराष्ट्र जाइए, राजस्थान जाइए और वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, बस यही चलता रहेगा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल इस बात का है कि पहाड़ की पीड़ा आखिर दूर कब होगी? क्या इसी तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या इसी तरीके से मरीज मरते रहेंगे और सांसें चलने के लिए लोग जद्दोजहद करते रहेंगे? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।